दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नेट जेआरएफ के कौन से विषय भूगोल के खास कंसेप्ट पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉप। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉप के अंतर्गत हम भूगोल के इसी पाठ्यक्रम पर आधारित यानी नेट जेआरएफ में भूगोल के पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक शामिल किए गए हैं, जो यूनिट्स दी हुई हैं हमें यूनिट 10, उन यूनिट्स में से हम कुछ खास टॉपिक्स को उठाते हैं और उनके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। हमारी आज की वीडियो का जो उद्देश्य है वह यही है कि हम जो हमारे पिछले क्रम से चले आ रहे अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो हमने पहली वीडियो में अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था कि अपवाह तंत्र क्या होते हैं। भारत में अपवाह तंत्रों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, हिमालयी क्षेत्र के अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र, जिसमें हमने हिमालयी क्षेत्र के प्रमुख अपवाह तंत्रों में सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करने की बात कही थी। ठीक है, जिसमें से हमने हमारी सिंधु नदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा कर ली है। आज की वीडियो आधारित है ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र पर, यानी हम आज चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र के संदर्भ में कि कौन कौन सी नदियां हैं और इसकी सहायक नदी कौन सी है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ हम इससे जुड़ी हुई कुछ खास तथ्यों के बारे में भी जानेंगे, जैसे भारत में ही हिमालय रीजन में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और उन पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। तो हम अंत में उन परियोजनाओं के बारे में समझेंगे और वे परियोजनाएं किस नदी से या किस राज्य को लाभान्वित करती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि परियोजनाओं को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्यों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके, वहां पर जलापूर्ति हो सके। तो विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानेंगे और उन परियोजनाओं के माध्यम से कितने जिले या कितने राज्य लाभान्वित होते हैं, हम इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र को, यानी हम जानेंगे आज हमारे हिमालयी अपवाह तंत्र में अगली नदी के संदर्भ में, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जानने से पहले यह भी तो जरूरी है कि आप जानें कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, या यह नदी कहाँ से उद्गमित हुई है, कहाँ से यह शुरू होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और यह किस रेंज में स्थित है, तो ध्यान रखें कैलाश रेंज के आसपास। ठीक है, तो कैलाश रेंज में ध्यान रखिएगा मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी फिर मानसरोवर के क्षेत्र से, देखिए यहाँ है ना मानसरोवर वाला क्षेत्र, यहाँ से यह प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, और तिब्बत में इसे, ध्यान रखिएगा, तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है, सांगपो। ठीक है, और जब यह यहां से यानी हमारे उत्तर भारत से प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है और उत्तर भारत में प्रवाहित होने के बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, आपको कहीं कहीं डहंग मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसे दिहांग या डहंग इसके संबोधन के लिए शब्द है, इसके नाम से जाना जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में प्रवेश करती है और असम में प्रवेश करने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र की एक धारा, ध्यान रखें, कहां से, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र की यह धारा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे जमुना नाम से जाना जाता है। और अंत में यह कहां पर जाकर मिलती है, गंगा नदी से मिलती है ना। गंगा नदी की एक धारा आगे बढ़ती है, पद्मा, जो कि जमुना से मिलती है और यह फिर मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी अंततः ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है ना। और कहां पर जाकर इसका जल विसर्जित होता है, बे ऑफ बंगाल में, या आप कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो सोचिए इतनी लंबी यात्रा करती है ब्रह्मपुत्र नदी। यह लंबाई कितनी है, यानी आप बात करें जहां से यह उद्गमित होती है वहां से इसके मुहाने तक, यानी जहां से इसका उद्गम स्थल है वहां से नदी के मुहाने तक यदि हम बात करें तो इसकी टोटल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर बताई जाती है।
और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद असम से होते हुए कुल लंबाई भारत में इसकी कितनी है, 916 किलोमीटर। तो आपको कहीं कहीं 918 भी मिल जाएगा, तो इसे आप लगभग में मानकर चलिएगा। यदि आपसे सब प्रश्न पूछा भी जाता है तो ये डिस्टेंस काफी रखा जाएगा प्रश्न में, ठीक है। तो ध्यान रखें, आपको कहीं कहीं 916 किलोमीटर मिलेगा, कहीं 918 किलोमीटर भी मिल सकता है। हमने भी इसके नाम के बारे में भी चर्चा की कि तिब्बत में से सांगपो नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से या डहंग नाम से जाना जाता है, इसके अलावा असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, और बाद में फिर बांग्लादेश में इसकी जो एक धारा प्रवेश करती है इसे यहाँ जमुना नाम से जाना जाता है। तो हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ खास चर्चाएं की हैं। और भी ध्यान रखिएगा कि भारत में यह कहां से, किस राज्य से प्रवेश करती है, तो ध्यान रखें, हमने अभी देखा था इमेज में कि यह भारत में कहां से, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है। तो जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या है, दिहांग नाम है, ठीक है। और असम में प्रवेश करने से पहले यह एक और धारा से जाकर मिलती है। क्यों? क्योंकि असम में प्रवेश करने से पहले जो दिहांग नदी है यह एक और धारा से मिलती है जिसे कहा जाता है लोहित, यानी दिहांग प्लस लोहित, ये दो धाराएं मिलती हैं कहां, और असम में प्रवेश करती है। यहां पर मिलने के बाद फिर ये असम में प्रवेश करती हैं, तो दिहांग और लोहित दो धाराएं मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसका नाम क्या रखा गया है, ब्रह्मपुत्र, यानी लोहित और दिहांग दोनों धाराओं के मिलने के बाद ही ब्रह्मपुत्र नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश राज्य से, और फिर दिहांग और लोहित दो धाराएं असम के पास मिलकर इसे ब्रह्मपुत्र नामक नई नदी का नाम देती हैं, ठीक है। और फिर बाद में यह आगे बांग्लादेश में भी प्रवेश कर जाती है। तो हमने देखा ब्रह्मपुत्र के संदर्भ में कुछ खास तथ्यों को। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं और बाएं तट से मिलने वाली नदियों के संदर्भ में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह कैसा है, आप देखिए इस तरीके से, ठीक। अब प्रवाह इस तरीके से है, यानी ये वे नदियां हैं जो इसके दाएं तट से मिलती हैं, यह इसका दायां हिस्सा होगा और यह इसका बायां हिस्सा होगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां, यानी हम बात करेंगे इस हिस्से से मिलने वाली नदियों के संदर्भ में। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी से बाएं तट से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी, या बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी सहायक नदियां शामिल हैं। ध्यान रखें, दिबांग, है ना, लोहित, इसके अलावा आपने देखा होगा धनसिरी, ये बूढ़ी दिहांग नदी, ध्यान रखें, बूढ़ी दिहांग, यह नदी भी यहीं से आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है। धनसिरी भी हमने देख लिया। इसके आगे देखिए छोटी सी नदी यह है कपिली, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी से किस हिस्से से मिल रही है, देखिए ये हिस्से से, इस वाले हिस्से से। ये कौन सा हिस्सा है, बायां हिस्सा, है ना। तो ये प्रमुख कौन सी नदियां हैं जो बाएं हिस्से से ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, जैसे दिबांग, बूढ़ी दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, ठीक है। उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्रमुख नदियां हैं जो बाएं हिस्से से मिलती हैं। अब आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र के दाएं हिस्से से मिलने वाली नदियों के संदर्भ में। तो दायां हिस्सा कौन सा है, ये वाला। तो आपने देखा दाएं हिस्से में कौन कौन सी नदी है, देखिए सुबनसिरी, है ना, ये कहाँ से मिल रही है, दाएं हिस्से से मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर है मानस, यह भी किस हिस्से से मिल रही है, दाएं हिस्से से मिल रही है। फिर तीस्ता, यह भी किस हिस्से से मिल रही है, दाएं हिस्से से मिल रही है। और ध्यान रखिएगा कामेग, ठीक है, और भरेली, ये कुछ अन्य छोटी नदियां हैं जो दाएं हिस्से से आकर ब्रह्मपुत्र से या ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। इसके नाम इस प्रकार है, सुबनसिरी, भरेली, तीस्ता, कामेग और संकोश, मानस, ठीक है। ये प्रमुख नदियां हैं जो कहां से मिलती हैं, दाएं हिस्से से आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में ही कुछ खास तथ्यों को जानते हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा क्या नाम है उसका, माजुली। ध्यान रखें, हमेशा याद रखिएगा, नाम भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और किस राज्य में, तो असम में। ध्यान रखें, क्या कहां पर है, असम में, ना कि आप अरुणाचल प्रदेश याद मत रखिएगा। यदि ऐसा पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का वह कौन सा द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और वह किस राज्य में है,
क्योंकि ऐसे सवाल भी तो फ्रेम किए जा सकते हैं और हमें कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि प्रवेश कहाँ से हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश से, तो सवाल में आपको फंसाया भी जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है वह, असम में है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर है, असम में है। और यह देखिए भारत के मैप में यहाँ पर है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, और कहां पर है आप इस छोटी सी इमेज में देख सकते हैं इंडिया के मैप में, यह है असम में। ठीक है, तो इस तरह ये एक खास क्या है, तथ्य है जो आपको याद रखने के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा की जब हम बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा की, तो इसका निर्माण भी कहां पर हुआ है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ है, लेकिन गंगा नदी के साथ, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये भी एक तथ्य है, इसे भी आप ध्यान रखें। ठीक, बांग्लादेश में यह नदी पद्मा नदी में जाकर मिल जाती है। पद्मा नदी किसकी शाखा है, गंगा नदी की शाखा है। तो बांग्लादेश में जब गंगा नदी की शाखा प्रवेश करती है पद्मा, तो यहां से जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी की एक शाखा अगर पद्मा से मिलती है, और अंततः वे कौन सी धारा बनती है, मेघना नदी की। ठीक है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किससे जाकर मिलती है, पद्मा नदी से मिलती है। और ध्यान रखें ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी शाखा मिलती है, जमुना नाम की शाखा मिलती है, किससे, पद्मा नदी से। आगे बढ़ते हैं और देखिए ये इतना बड़ा डेल्टा है जो कि सुंदरबन डेल्टा है, और यह कहां पर है देख सकते हैं आप, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी का संयुक्त रूप से बनता है, और यह बांग्लादेश के आसपास है। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा कहां तक विस्तारित है, देखिए इंडिया तक विस्तारित है, क्योंकि हम जब भी पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहां पर सुंदरबन डेल्टा बहुत फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इससे जुड़ी हुई कुछ खास तथ्यों को। वो तथ्य किससे जुड़े हुए हैं, वह जुड़े हुए हैं हिमालयी क्षेत्र में प्रमुख नदी परियोजनाओं से। ठीक है, तो अब हम यह भी जानेंगे कि हिमालयी क्षेत्र में किन किन नदियों पर कौन कौन सी नदी परियोजनाएं चल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना की। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो यह सतलुज नदी पर बनाई गई परियोजना है, जिससे लाभान्वित होने वाले राज्यों की बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में ध्यान रखेगा, यह सतलुज प्लस व्यास नदी पर बनाई गई है, और इससे लाभान्वित होने वाले यदि हम राज्यों की बात करें तो इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। ठीक है, तो ये कुछ खास परियोजना है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, पोंग परियोजना। पोंग परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो ध्यान रखिएगा इसे ब्यास नदी पर बनाया गया है, और यह इससे लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगली परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना की यदि बात करें तो यह सतलुज नदी पर बनाई गई है, और इससे लाभान्वित होने वाले यदि हम राज्य की बात करें तो वह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ खास हम परियोजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, यह बनाई गई है चेनाब नदी पर, और यह जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करती है। ठीक है, क्या नाम है इसका, बगली परियोजना, और जम्मू कश्मीर यानी हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। अगला है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर बनाई गई है, और इससे जम्मू कश्मीर लाभान्वित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना से संबंधित एक प्रश्न फ्रेम भी किया गया है, पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर बनाई गई, और यह जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करती है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात, उरी परियोजना, तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कहां पर है, जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करती है, लेकिन नदी का नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी परियोजना से जुड़ी हुई नदी इससे प्रश्न फ्रेम किए जा सकते हैं। और हमने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले डिस्कशन में ध्यान से देखा है कि आपसे सही जोड़ी मिलान वाले प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपसे ये प्रश्न संभावित है पूछा जाना कि, या ऐसा हो सकता है कि प्रश्न फ्रेम किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी परियोजनाएं किन किन नदियों से संबंधित है। ठीक है, तो उरी परियोजना की बात करें तो झेलम नदी पर बनाई गई है, और जम्मू कश्मीर से लाभान्वित होता है। अगली परियोजना है टिहरी परियोजना। काफी फेमस परियोजना रही है, और आप सभी जानते हैं कि इसकी वजह से उत्तराखंड को काफी समस्या झेलनी पड़ी थी। तो टिहरी परियोजना की बात करें तो कहां पर है, भीलांगना प्लस भागीरथी नदी। ध्यान रखें
केवल भागीरथी यदि आता है तो भी प्रश्न सही है, लेकिन दोनों नदियों के संयोजन से ये परियोजना चल रही है, जिसमें भीलांगना नदी भी है। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य की बात करें तो उत्तराखंड। ठीक है। बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना अपने आप में सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक मानी जाती थी एक समय, और बाणसागर परियोजना सोन नदी पर बनाई गई है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये 3 राज्यों को लाभान्वित करती है। क्यों? क्योंकि सोन नदी इन 3 राज्यों से भी होकर गुजरती है। ध्यान रखें, सोन नदी झारखंड से भी थोड़ा सा हिस्सा इसका टच करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगली परियोजना को। माटातीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर बनाई गई है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। ठीक है। अगली परियोजना है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? चंबल नदी पर बनाई गई है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ खास परियोजनाओं के बारे में, जैसे जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर बनाई गई है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य की बात करें तो राजस्थान इसमें शामिल है। अगली परियोजना के बारे में बात करें तो है कोलदाम परियोजना, और कोलदाम परियोजना सतलुज नदी पर बनी है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य की यदि बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश शामिल है। तो हमने हिमालय रीजन पर कुछ खास परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा कर ली, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था, और किस नदी पर बनाई गई है यह भी जानना आपको जरूरी था, क्योंकि ये ऐसे तथ्य हैं जिनसे कभी भी प्रश्न फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन परियोजनाओं के बारे में ध्यान से पढ़िएगा, इनकी नदियों के संदर्भ में ध्यान से पढ़िएगा। और आज हमारा अपवाह तंत्र का, जो हिमालय रीजन पे अपवाह तंत्र है, उस चैप्टर का क्या होता है, उसकी समाप्ति होती है। अब अगली वीडियोस में हम चर्चा करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में। ध्यान रखें, उसमें हम प्रमुख नदियों को शामिल करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदियां हैं और उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है, उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि मुख्य फोकस रहेगा मुख्य नदी पर, और मुख्य नदी के बाद फिर हम उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।